रहीम। देखें, आज ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं पाकिस्तान में। जो पूरी मईशत का पहिया चलता है इसमें इंडस्ट्री का मेजर रोल होता है। मेरे ख्याल 57% कंट्रीब्यूशन जो टैक्स में और तमाम एम्प्लॉयमेंट में उन सब चीज़ों में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री का है। कराची की इंडस्ट्री भी ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री की तरह जिस तरह से सफ़र कर रही है, हम अभी भी इस वक्त भी कराची की जो एक्सपोर्ट है वो 54% है टोटल एक्सपोर्ट का जो पाकिस्तान में होता है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सब ये पाकिस्तान की इकॉनमी में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये शिकवा कर रहे हैं और ये रो रहे हैं इस वक्त कि भाई हुकूमत की पॉलिसी हमें बताओ, ये कर क्या रहे हो तो हमारे साथ, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। आपने हमें एक ऐसी दलदल में लाकर फेंक दिया है कि जिसमें निकलने का आप ख़ुद कोई रास्ता भी नहीं बता रहे हैं। और हर चीज़ का इलाज ये है कि बस वो कल IMF का वफद आएगा, परसों आएगा, 10 दिन मॉनिटर करेगा, 20 दिन मॉनिटर करेगा, चेकलिस्ट को साइन करेगा और फिर उसके बाद हमें चंद डॉलर मिलेंगे और इन डॉलरों की वजह से कुछ और डॉलर मिलेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है, जिस नहज पर इस पूरे तबके ने हमें पहुँचा दिया है। इसलिए शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी एक मरतबा फिर बैठने की ज़रूरत है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो आपका पॉलिटिकल क्राइसिस होता है वो आपका जो इकोनॉमी का क्राइसिस है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, आपकी सिक्योरिटी उसके साथ लगी हुई होती है, आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी उसके साथ वाबस्ता होती है, आपकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी उसके साथ वाबस्ता होती है। तो ये सब चीज़ें साथ बैठकर मसला हल करने वाली हैं। इस वक्त मुल्क में जिस नौइयत की सियासत हो रही है और सियासतबाजी हो रही है और दुश्मनियाँ हो रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और गालम गलोच है और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगुएँ चल रही हैं, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और हुकूमती पार्टियां हैं और अपोजिशन की, उनका कि लगता ऐसा है कि उनके नज़दीक मुल्क का ये क्राइसिस कोई हैसियत ही नहीं रखता। उनकी ज़ात हैसियत रखती है, उनकी पार्टी हैसियत रखती है और उनकी बस जो है वो टांग ऊँची रहे, बस इस बात की हैसियत है। और बाकी मुल्क की जो इस वक्त इकॉनमी की पोजीशन है वो किसी के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती। मैं हैरान हूँ, जब ये सारी पार्टियाँ मिलकर जब एक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला आया था तो सब इकट्ठे हो गए थे और सब ने मिलकर ये काम किया था। एक मरतबा एक हिंदू रुकन ने शराब की हुर्मत का बिल पेश कर दिया था कि भाई हमारे मज़हब को इस्तेमाल करके आप क्यों शराब को आम किए हुए हैं। तो ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई थीं, क्या जो है वो इस्लाम का नाम देने वाले और क्या सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की बात करने वाले, और उन्होंने सब ने मिलकर उसको डेफर करवा दिया था उस बिल को। आपने और भी मल्टीपल टाइम देखा कि ये पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। आपको याद होगा सेनेट का एक इंतखाब हुआ था जिसमें वो पार्टियां जो एक दूसरे को गालम गलोच करती हैं उन्होंने मिलकर ख़रीदो फ़रोख्त की थी। जब संजरानी साहब और सलीम मांडवी वाला साहब मुंतखब हुए थे तो आपको याद होगा उस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी कोई तफरीक नहीं रही थी, सब ने मिलजुल कर एक दूसरे को ब्रीफ केस भिजवाए थे और ये मिलकर काम किया था। लेकिन जब भी कोई प्रोडक्टिव काम हो, जब भी कोई निकलने का रास्ता हो, कोई मईशत के ऊपर बैठ कर बात करने की हो, कोई सिक्योरिटी का इशू हो, तो उस पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरियस मसला है। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर हैं इस वक्त वो हमारी स्टेक होल्डर ये हमारे सनतकार हैं, हमारे ताजिर हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में इनसे मुलाजिमतें वाबस्ता हैं, लोगों की जॉब्स हैं इनमें। आप ट्रेड करने वाले लोग हैं, IT इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हुकूमत मन माने फैसले करती रहे। डार साहब इस वक्त जो इस वक्त पॉलिसियाँ लेकर चल रहे हैं, खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे बात नहीं कर सकते। वो इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को उन्होंने पता नहीं कहाँ बिजी रखा हुआ है कि जिसके नतीजे में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से इस क्राइसिस से हम निकल सकते हैं। पहला काम ये होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी अहम स्टेक होल्डर हैं और इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग माहिर हैं और ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनको बिठाकर आप पूछें तो सही इस वक्त मसला हो क्या रहा है और शॉर्ट टर्म रेमेडी हमें क्या मिल सकती है। अब अगर ये सारे कंटेनर्स मौजूद हैं जिनको आप नहीं छोड़ रहे तो आप सोच सकते हैं, यानी इसमें खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे आप कहते हैं। आप फार्मा का रॉ मटेरियल मौजूद है, उस रॉ मटेरियल को किस तरह से आगे पहुंचाया जाएगा उसकी जो मुताल्लिका चीज़ें होती हैं वो मौजूद हैं।
वो सारे के सारी पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, डेमरेजेस पड़ रहे हैं। और पोर्ट एंड शिपिंग के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आकर ऐलान तो कर दिया लेकिन कोई इक़दाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम डेमरेजेस नहीं देंगे। तो भाई ये शिपिंग कंपनी के डेमरेज कौन अदा करेगा? और वो शिपिंग कंपनी के जो डेमरेजेस हैं वो तो डॉलर्स में जाएंगे। तो जिस डॉलर का क्राइसिस है वो आपने वहाँ पर पोर्ट पे लाकर खड़ा कर दिया है और वही डॉलर हमें मजीद अदा करने हैं, तो आप कहाँ से अदा करेंगे? तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। जो खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही उनकी एक्सपायरी हो रही है, दवाएं नहीं बनेंगे तो लोग मरेंगे। तो आप ये बताएं कि कितने बड़े बहरान में इन जालिमों ने खड़ा कर दिया। फिर चले आपके पास अभी प्रॉब्लम है तो 180 डेज़ की जो एलसीज हैं या क्रेडिट, आपने जो लोग यकीन दहानी करा रहे हैं कि भाई जो भी डॉलर वैल्यू होगी 180 दिन के बाद वो हम पे करेंगे। जब आप ये कर रहे हैं तो उसके बाद क्यों नहीं आपकी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं? वो भी नहीं छोड़ी जा रही, जिसके नतीजे में पूरी माशी एक्टिविटी, सनती एक्टिविटी मुतासिर हो रही है। स्टेट बैंक जिसको वैसे तो इतना एम्पावर कर दिया कि वो खुद बादशाह हो गया, खुद मुख्तार हो गया, डायरेक्ट IMF के साथ हो गया। मुल्क की जो हुकूमत है उसका रोल ख़त्म हो गया, स्टेट का रोल ख़त्म हो गया, स्टेट बैंक का रोल बढ़ गया, ये कर दिया। लेकिन आज जब क्राइसिस आया तो स्टेट बैंक भाग रहा है और उसने सारा का सारा साहूकार बैंकों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है सारा मामला। और उसके नतीजे में ये बैंक अपनी मनमानियां कर रहे हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें कौन रोकेगा, कौन पूछेगा? तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? तो फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को बिठाया जाए, इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त मसला पड़ा हुआ है पोर्ट के ऊपर, हमारे 7-8 हज़ार कम से कम कंटेनर्स मौजूद हैं, इनको छोड़ा जाए ताकि किसी तरीके से हम बात को आगे बढ़ा सकें और एक्टिविटी हो सके। पिछले दिनों इंटरनेशनल क्राइसिस भी था और हमारे यहाँ भी मसाइल थे, तो जिसकी वजह से हमारी सनतों में ऑर्डर्स की कमी थी। अब ऑर्डर्स मिलना शुरू हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि दुनिया एक जैसे नहीं रहती, लेकिन जब ऑर्डर मिलना शुरू हो रहे हैं तो हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इस वक्त गैस का शदीद बहरान है और जाहिर है कि आपको भी बताया कि ज़ीरो प्रेशर के ऊपर जब आप दे रहे हैं गैस, तो ये गैस कहाँ से ख़रीदें लोग, क्या करें? आइन की आर्टिकल 158 के तहत सिंध में निकलने वाली गैस, जो कि पाकिस्तान की गैस का 71% है, ये सबसे पहला राइट सिंध का है। और ज़ाहिर है उसमें स्पेशली हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कराची में मौजूद है। हमारा हक़ है कि पहले गैस यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। हाँ, हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसमें हमें ताउन करना चाहिए, वहाँ शदीद सर्दी है और उस सर्दी में हमें, लेकिन आप ये बताएं कि फिर बाकी गैस तो जो है वो देना बनता नहीं है। हमारी सिंध हुकूमत रॉयल्टी तो ले रही है उसकी, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को जो है गैस फराम करने में कोताही कर रही है, अपने डोमेस्टिक लोगों को तंग कर रही है। और इस वक्त पूरे शहर का बुरा हाल है और लोग बिलबिला रहे हैं कि भाई गैस कहाँ है। तो और नालायकी क्या है, ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो, जो एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। झूठ बोलते हैं कि गैस के ज़खायर ख़त्म हो गए, गलत बात है ये। आप पूछें, एक्सपर्ट्स को बिठाएं, वो आपको बताएंगे कि ये ब्लॉक्स सिंध में भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं, इवन KP में मौजूद हैं और पंजाब में भी रिजर्व मौजूद हैं। इन ब्लॉक्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, इनको मार्क किया जा चुका है, लेकिन इन ब्लॉक्स को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। किसके कहने पर नहीं हो रहा ये काम? उन्हीं लोगों के कहने पर नहीं हो रहा कि जिनके कदमों में लाकर हमें लाकर बिठा दिया जाता है, जो इंटरनेशनली हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े साहूकार इदारे हम पर मुसल्लत कर दिए इन जालिमों ने। हम ऐसे नहीं थे इस मुल्क में, हमारे पास हमारी अपनी सॉवरेनिटी थी। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि कोई हमें कहे कि आप दिवालिये पे खड़े हो गए, अब आकर हमारे कदमों में पड़कर सारे काम कर लो। हम आज भी अमेरिका के लिए भी अहम है, चाइना के लिए भी अहम है, सेंट्रल एशिया के लिए भी अहम है। हमारी जो पोजीशन है इसको हमारे हुक्मरान इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ग़ुलामी इख्तियार करते हैं और इसमें कोई तखसीस नहीं है। ये IMF का ये पूरा का पूरा धंधा, ये पिछली गवर्नमेंट ने पूरे मुआहदे किए थे, उससे पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे, उससे पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे। सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, लेकिन इस हम्माम में सब के सब वही हैं जो होने चाहिए। इसलिए हमें इस वक्त फौरी तौर पर यह रेमेडी चाहिए कि हमारे जितने कंटेनर्स पोर्ट पे मौजूद हैं उन सबको छोड़ा जाए ताकि मईशत का पहिया आगे बढ़े। जो LCs डेफर्ड पेमेंट की हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, खाने पीने की चीज़ों को, रॉ मटेरियल को प्रायोरिटी दी जाए और फौरी तौर पर इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं इससे भी आगे बढ़कर ये बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप मुझे बताइए कि कितना अरसा हो गया है कि हमें पानी का जो K4 प्रोजेक्ट था 18 साल हो गए, 18 साल में ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। झूठ बोल बोल के हर प्राइम मिनिस्टर जाता है कि हम
650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पैसे नहीं रखते। अभी भी इंडस्ट्री को पानी नहीं मिल रहा। इंडस्ट्री का पानी जब आप डोमेस्टिक पानी से लेकर जाते हैं तो घरों में पानी नलकों में नहीं आता, और जब आप वहां पर नलकों में देते हैं तो इंडस्ट्री में नहीं आता। ये पानी सिंध, दरियाए सिंध का सिर्फ 1% कोटा चाहिए हमें, 1% कोटा। 1991 में हमें 1% कोटा एलोकेट हुआ था, हमें 1200 क्यूसिक मिल जाएगा, हमारे कराची का मसला हल होगा। लेकिन वो 650 के बजाय पिछले प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको 1/3 कर दिया था, और अभी भी सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं, इक़दामात नहीं हो रहे। तो हमें पूरा K4 प्रोजेक्ट चाहिए। फिर जो S3 था और कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट से हम रिसाइकिल कर सकते हैं, हम 200-250 मिलियन गैलन पानी रिसाइकिल कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री का। ये कैपेसिटी मौजूद है, हम 2 साल में ये काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीजें हैं जिसने हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया हुआ है। एक एक इंडस्ट्री से सैकड़ों नहीं हजारों लोग वाबस्ता होते हैं, और ये लोग गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं। एक इंडस्ट्री बंद होती है, उसके नतीजे में कितने चूल्हे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जालिम ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं है, अपनी अय्याशियां कोई कम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों लग्जरी गाड़ियां 175 की, कितनी अभी 178 गाड़ियां आपने जो है, जो व्हीकल जो लग्जरी गाड़ियां थी, क्यों आपने इंपोर्ट की? वहां से डॉलर कहां से आए? वो डॉलर देने के लिए हैं आपके पास, और पाकिस्तान की मईशत के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। 77 रुकनी 78 रुकनी काबीना कर क्या रही है, मुझे बताएं। अवाम के ऊपर एक सांप बनकर, नाक बनकर बैठे हुए हैं ये लोग, लूटमार कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री का आप देखें कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितना पेट्रोल चलता है, कितना डीजल खाते हैं ये, और उसके नतीजे में ये सब डॉलर देकर आप इंपोर्ट करते हैं ना पेट्रोल। तो आप अगर इन वुज़रा, मुशीरों, MNAs, MPAs और मैं कहता हूं जजेस, इनको भी जो है वो कुर्बानी देनी होगी। कौम से कुर्बानी मांगते हैं आप, 35-35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, जजेस कुर्बानी देते हैं, जर्नल कुर्बानी देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुर्बानी देते हैं, वुज़रा और मुशीर कुर्बानी देते हैं। जो अशराफिया तबका है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। कौम को निचोड़े जाओ, तो इस तरह तो कौम नहीं खड़ी होती है। आप कहते हैं कि रेमिटेंस में हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार है, लेकिन आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दे कौन सा पाकिस्तान रहे हैं, कौन सा एतमाद दे रहे हैं? तो ये हुकूमतें वो एतमाद देने में नाकाम हो गई हैं बुरी तरह। इन्हें अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए और बताना चाहिए कि 75 साल में इन जालिमों ने जो बदल बदल कर, ये देखें आज जो आपको वजीर मिलेंगे वो पिछली गवर्नमेंट्स में भी थे, उससे पिछली में भी थे, उससे पिछली में भी थे। खानदान बदल जाते हैं, बाप के बजाय बेटा आ जाता है, बेटे के बजाय ताया आ जाता है, ताए के बजाय भतीजा आ जाता है, वही खानदान है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। फिर मैं इसको सपोर्ट करूंगा कि जागीरों पे टैक्स नहीं लगता, यूटिलाइज नहीं हो रही हैं हमारी ज़मीनें, लेकिन उन पे टैक्स नहीं लगाया जाता, सब्सिडी दी जाती है। हमारी जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन ट्यूबवेल पे जिनके रकबे बड़े बड़े हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है। क्यों? ये पैसे उनको क्यों दिए जा रहे हैं जागीरदारों को? इसलिए कि यही जागीरदार असम्बलियों में इलेक्टेबल की सूरत में मौजूद हैं और हर पार्टी में होते हैं। क्या PTI, क्या नून लीग और क्या पीपल्स पार्टी, हर पार्टी में ये जागीरदार बैठा होता है, ये अपने खिलाफ कोई फैसला नहीं होने देता। इंडस्ट्री सफर करती है, अवाम सफर करते हैं, इसलिए अवाम को भी उठकर खड़ा होना पड़ेगा और जेन्युइन लीडरशिप में खड़ा होना पड़ेगा। धोखे में ना आए, ये धोखा देने वाले, इनका आम हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी पार्टी के लीडरशिप को देख लें, उसके दाएं बाएं कौन लोग होते हैं, उनका आम लोगों से क्या ताल्लुक है? उनको आम लोगों के मसले का पता ही नहीं है, और उसके नतीजे में आम जो करोड़ों इंसान हैं वो सफ़र कर रहे हैं। पोटेंशियल मौजूद है, ज़खायर मौजूद हैं, गैस मौजूद है। आप मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी आज़ादी की बातें करने वाले लोग थे, जो ईरान की गैस पाइपलाइन थी जो उन्होंने हमारे बॉर्डर तक पहुंचा दी है, इस हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? क्यों PTI ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा नहीं किया? क्यों जरदारी साहब ने अपने आखिरी वक्त में यह मुआहिदा किया था कि अगली हुकूमत पे पड़ेगा, अमेरिका का मसला है तो वो फेस करेंगी, और दोबारा अब जरदारी साहब आए तो उस पर क्या कर रहे हैं? बताएं ना कि उन्होंने उस पाइपलाइन मंसूबे को, कितना बड़ा एनर्जी का मसला है, क्यों आप रूस के साथ डील नहीं बना रहे कि आप पेट्रोल वहां से इंपोर्ट करें और ये अमेरिका का जो डॉलर का प्रेशर है आपके ऊपर कम हो? क्यों CPEC के हवाले से उनसे दोबारा निगोशिएट नहीं कर रहे? तो ये सारे लोग गुलामी दर गुलामी में जकड़े हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान को आज़ाद नहीं कर सकते। ये कितना ही झूठ और धोखा देते रहे लोगों को। इसलिए लोगों को अपनी जेन्युइन लीडरशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा और इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं सम अप करते हुए एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ
कि फौरी तौर पर जो कंटेनर इस वक्त पोर्ट पे मौजूद हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जो डैमरेजेस हैं उनको वेव ऑफ किया जाए। शिपिंग कंपनियों के जो डैमरेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट उनके साथ एक मुआहदे के ज़रिए से डेफर करवाए, वरना ये शिपिंग कंपनियां अब आने से इनकार कर रही हैं, कह रही हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे 10-10, 15-15 महीना 2-2 महीने अगर यहाँ पर कंटेनर और जहाज़ खड़े रहेंगे तो हम कारोबार कैसे करेंगे। तो ये सारा जो है वो इंडस्ट्री कैसे बर्दाश्त करेगी, फिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा आवाम पे वो कैसे ठीक होगा। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करें और 1-2 दिन के अंदर डार साहब अपनी कीमती वक्त में से कुछ अपने तबाह नाजुक पे बारहगिरा डालें और स्टेक होल्डर से बात करें। प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए। ऐसे हालात में तो लोग आकर सड़कों पे बैठ जाते हैं कि लो हमारी मदद करो। इन लोगों के तो अपने धंधे ही ख़त्म नहीं हो रहे, इसलिए आकर बात करो और मसले को रिजॉल्व करो। बस आज का यही मैसेज है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तमाम चीज़ों को एड्रेस करना आज से शुरू करेंगे तो कल हमारा मसला बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं पाकिस्तान होलसेल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सेंट्रल चेयरमैन भी हूँ। गवर्नमेंट ने एक हमारा SRO 327 जिसमें हम टेम्पररी इम्पोर्ट्स करते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्ट पे भी अब सेस लगा दिया है, जो कि एक बेवकूफ़ाना अमल है, क्योंकि आपको तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती है, फिर अपना रिफंड क्लेम करना होता है। तो ये जो गवर्नमेंट इतने बेवकूफ़ाना फैसले कर रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने एक टैक्स जमा किया, उसके बाद आपने उसको रिफंड करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना है, अपने पैसे दिखाने हैं कि आपने इतने पैसे रिकवर कर लिए हैं, जो कौम को भी धोखा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि उससे लिक्विडिटी जो है एक्सपोर्टर्स की वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह रिफंड का मसला है कि रिफंड जो है, पहले पिछली गवर्नमेंट ने एक अच्छा सिस्टम बनाया था फास्ट ट्रैक, जिससे कहते हैं लोगों के से रिफंड मिलते थे, वो इस गवर्नमेंट ने आके उसको रोक दिया है। अब लोगों के RTO भी जनरेट हो गए और सेस रिफंड भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस है। अच्छा, एक्सपोर्ट सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है आपके पास जो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है, फॉरेन रेमिटेंस के साथ साथ आप उसी को जो है कहते हैं ख़राब करने के चक्कर में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ है। तो इस पर भी हम सख्त एहतजाज करते हैं कि एक्सपोर्ट को यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और एक्सपोर्ट को एनहांस करने के ज़राए बनाए जाए, ना कि उसको कर्व किया जाए। और अब मैं हाफिज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसको समाप्त कर दें। जिसमें हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स के और मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले और ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तमाम अहबाब मौजूद हैं। और इस वक्त बहुत शदीद बहरानी सूरत हाल में हमारी मईशत और इंडस्ट्री है। तो आज हमने सब लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम अपनी आवाज़ जो है पूरी कौम के सामने लेकर आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि बाबर भाई जो हमारे जमात इस्लामी की इंडस्ट्रियल लाइजनिंग कमेटी के कन्वीनर हैं, ये इसको पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर लें और आखिर में मैं भी कुछ बात कर लूँगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम अहबाब जो भी गुफ्तगू करना चाहें ताकि भरपूर तरीके से मुकदमा कौम के सामने आ सके। सर हो जाएगा। अब ऐसे जो ना मुश्किल होगी सर, कैसे बाकी लोगों को भी बात करनी है, आवाज़ आएगी क्योंकि साउंड है ना। चलिए, हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मेरा नाम मोहम्मद बाबर खान है, मैं जमात इस्लामी की इंडस्ट्रियल कमेटी का कन्वीनर हूँ। और हमारे साथियों ने, हमारे जो इंडस्ट्री के साथी हैं, ट्रेड के साथी हैं, उनकी एक डिमांड थी कि आज का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तशदीद, इस पर बात की जाए और हुकूमत की तवज्जो बहुत से अहम उमूर पर दिलाई जाए। और सारी इंडस्ट्री, सारी जो कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क परेशान है। जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, पेट्रोल की प्राइस जिस तरह से बढ़ाई गई है, इसकी वजह से, और फिर जो है कहते हैं जो इम्पोर्ट के मसाइल हैं उस पर हमारे साथी बात करना चाहते हैं, हुकूमत की तवज्जो देना चाहते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब जा रहा है पूरी दुनिया पर, और जो है इससे ट्रेड और बिजनेस और एक्सपोर्ट सबको नुकसान पहुंच रहा है। हमारा ताल्लुक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से है। इस पर बायर जो ऑर्डर देना चाहते हैं वो भी परेशान है कि पाकिस्तान में ऑर्डर दिया जाए या नहीं दिया जाए। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि आप डिलीवर कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो इम्पोर्ट्स में बेतहाशा मसाइल हैं। आज हमारे साथ एक्सपोर्ट में भी उसकी वजह से मसाइल बढ़ गए हैं।
एसेंशियल इंडस्ट्रीज जितनी भी है, फार्मास्यूटिकल हो, फूड हो, सबको मसाइल हैं। लोकल इंडस्ट्री सब परेशान है इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो आज हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब हैं, साइट एसोसिएशन के चेयरमैन, निगत आवान साहिबा हैं, काटी की वाइस चेयरमैन, अपने अब्दुल्ला वाइस चेयरमैन हैं, अब्दुल्ला साहब हैं वाइस चेयरमैन फैक्ट्री एसोसिएशन के, और सोहेल अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट अपना फबाटी मौजूद हैं। पाकिस्तान कॉटन फैशन से सोहेल अजीज साहब मौजूद हैं। हमारे जो है अपने रज़ा साहब मौजूद हैं फैक्ट्री एसोसिएशन से, अकील जवार साहब मौजूद हैं फैक्ट्री एसोसिएशन से। तो हम सब ये जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करना चाहते हैं। मैं पहले रियाज भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। साइट दोबारा बता दें कि डेजिग्नेशन। शुक्रिया। मैं मशहूर हूँ कि आज ज़ोर से बोलना पड़ेगा, ये आवाज़ ही जी इस बात का फैसला किया कि इस अहम मौजू के ऊपर किसी कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से और ख़ासतौर पर कराची के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई जा सके और जो हमें मसाइल दरपेश हैं उसके बारे में हम कुछ आज गौर फिक्र कर सकें। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ साइट एसोसिएशन की और मजमूई तौर के ऊपर एज वॉइस ऑफ इंडस्ट्री पाकिस्तान में तकरीबन 24% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इस हाल में भी, और कोई 50% से ज़्यादा टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सेक्टर जो कि अपने शेयर से ज़्यादा बर्डन उठाया हुआ है, वो आज किस हाल में है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इस पर तकरीबन 40 से 50% जो इंडस्ट्री है वो बंदिश का शिकार है। आपने पिछले दिनों सुना होगा लिस्टेड कंपनीज में, जिसमें टोयोटा इंडस है, सुजुकी है, मिल्लर ट्रैक्टर्स है, बलूचिस्तान लीज है, फौजी बिन कासिम है, और लंबी तवील लिस्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज को लिख के दे चुके हैं कि वो बंद कर चुके हैं। और इंडस्ट्री एक दफ़ा अगर बंद हो जाए और ये पहिया रुक जाए, तो हमने देखा है ना पाकिस्तान में एक दफ़ा अगर इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो सिक इंडस्ट्री हो जाती है। सिक का मतलब ये है कि वो कभी रिवाइव ही नहीं हो सकती है। तो हम आज इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमारी निस्फ से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या तो फुली शट डाउन हैं या वो पार्शल शट डाउन होने से फुल शट डाउन के दरवाजे पे पहुंच रही हैं। इसके नतीजे में तकरीबन जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, काम तो गवर्नमेंट का था, लेबर डिपार्टमेंट का था कि वो एस्टिमेट करेगी कितनी जॉब्स लूज़ होंगी और जॉब्स लूज़ होने के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी से या किसी भी और प्रोटेक्टिव स्कीम से कैसे उनका गुजारा होगा। लेकिन हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदाबारा हो चुकी है। इसके बाद जो है जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इंडस्ट्री जो है कोई तकरीबन 57% या 55% जो है कंट्रीब्यूट करती है नेशनल एक्सचेकर में। तो उसके नतीजे में कलेक्शन जो है वो यकीनन डाउन होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल दोनों ही किस्म की इंडस्ट्रीज बंद है इस वक्त। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कस्टम्स जो है हमारी उसकी एक्टिविटी गिर कर 50% हो गई है। आप सुन रहे होंगे ना 5000 मुख्तलिफ हैं, 7000, 5400 एग्जैक्ट नंबर हुकूमत ने जारी करने हैं। वो कंटेनर रुके में फंसे हैं। उसमें से ज़रूरी अशिया के अलावा, फ्यूल रिलेटेड इम्पोर्ट्स के अलावा बेशतर जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट्स हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री जो है बंद है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री बंद है। वो इनपुट की दस्तयाबी ना होने की वजह से बंद है, इसलिए कि हमारा जो इन्हिसार है वो हम चूँकि बहुत अरसे से एक इम्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बन गए हैं, तो हमारा इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड इनपुट्स और कमोडिटीज़ पे पड़ता है। हमारी इम्पोर्ट्स बदकिस्मती से इनइलास्टिक हैं। हमारी जो टॉप 10 कमोडिटीज़ हैं जो 80% ऑफ हमारी इम्पोर्ट की होती है, जिसमें फ्यूल है, दूसरे नंबर के ऊपर एडिबल्स हैं। हमारा आलम ये है कि हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद दालें और चाय और मसाले जो है वो इम्पोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे रॉ मटेरियल्स हैं और चौथे नंबर के ऊपर मशीनरी है। मशीनरी और जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये मई 2022 से जो है बंद किए हुए हैं। तो अगर किसी की कोई इनपुट अवेलेबल है भी, रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है, तो उसकी मशीन टूट गई है, स्पेयर पार्ट से टूट जाते हैं, उसकी इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं है। हमारा कौमी अलमिया ये है कि एक तरफ हम इम्पोर्ट ना करने की वजह से जो टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है उसको बंद किए बैठे हैं। दूसरी तरफ जो है मरे पे 100 दुर्रे लगाने के मुतरादिफ है कि जो टैक्स रेवेन्यू कम होगा, आपने सुना होगा गवर्नमेंट कहीं 200 बिलियन या 400 बिलियन या 600 बिलियन की एडिशनल टैक्सेशन मेजर लेने जा रही है। यानी जो मरा हुआ है उसके ऊपर मजीद जो है वो 100 दुर्रे लगाने के लिए, आपने सुना होगा सेल्स टैक्स भी लगाने जा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी इम्पोर्ट के ऊपर मजीद लगाने जा रहे हैं। हम ऐसी सूरत हाल में
जबकि इंडस्ट्री नहीं चला रहे तो टैक्स कहाँ से देंगे? आप क्या मरीब लाश से टैक्स लेंगे? और आगे भी कोई इसकी कोई सबील नज़र नहीं आती। तकरीबन हमारे पास जो स्टेट बैंक ने अनाउंस की, सारा जो आप कहते हैं हमारे कंटेनर्स रुके हुए हैं, LC'याँ नहीं खुल रही हैं, फॉरेन पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। आगे स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी से जो है उदाहरण होने का ऐलान कर दिया है कि हम आइंदा पैसे नहीं दे सकते, कम से कम 365 दिन तो पैसे नहीं दे सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने जो अनाउंस किया स्टेट बैंक ने 20 जनवरी को कि 3.8 बिलियन उनके पास टोटल रह गए हैं, जो कि हफ्ते की या 1.5 हफ्ते की रिपोर्ट के बराबर भी नहीं है, तो फिर ये अनाउंस करते हैं कि हमारे पास फ्यूल ख़त्म हो गया है, हमारे पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्च में रमज़ान आएगा तो उसके अंदर हम बुनियादी अशिया भी फीड नहीं कर सकेंगे। और उसके नतीजे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जाहिर सी बात है कि भूख जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। तो भूखा आदमी क्या करेगा ये हमें देखना होगा कि इसमें हम आगे कैसे जाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमें कमोडिटी चाहिए वो है हमारी फॉरेन करेंसी US डॉलर। और US डॉलर की कोई दस्तयाबी की सूरत ये सबील ही नहीं बन रही है। रेट तो आ रहा है, स्टेट बैंक जो है वो जैसे कंट्रोल लिस्ट या कंट्रोल मार्केट प्राइस लिस्ट निकालते हैं जिसके ऊपर ना दूध दस्तयाब होता है रमज़ान में, ना चीनी, ना चाय दस्तयाब होती है, इस तरह स्टेट बैंक रोज़ाना एक रेट निकालता है, लेकिन उस रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होती। 1 2 4 6 ट्रांजैक्शन नमूने के तौर पे करके और अगले रोज़ का एक और रेट मुकर्रर कर दिया जाता है। हमारा आलम ये हो गया है कि हमारी करेंसी का अफ़गानी की जो एक्सचेंज रेट है वो 88 रुपये है, इंडिया का 81 रुपये है, टका जो है वो 106 रुपये में 270। तो हमारी जो करेंसी है वो तो पहले तो लिटरली कहा जाता था हकीकतन 2 टके की भी नहीं रही है, इतना बुरा हाल हमारे साथ हो चुका है। स्टेट बैंक जो कि जिसे कहा जाता है कि वो आपको लेंडर भी और आपकी करेंसी की प्रोविज़न के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट काम करता है। आप देखिए 10 रुपये के नोट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है हामिल रुक़ा हाजा को इंतज़ तलब बैंक दौलत पाकिस्तान अदा करेगा, गवर्नर स्टेट बैंक के सिग्नेचर से जारी हुआ और हुकूमत पाकिस्तान जो है इसकी ज़मानती है। आज स्टेट बैंक किसी किस्म की भी अपनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पूरी करने से आरी हो गया है या उहदा बरा हो गया है। उसने आप हज़रात को मालूम होगा कि दिसंबर में सर्कुलर नंबर 2/2022 उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये काम अब बैंक कर लें। स्टेट बैंक के पास 12,000 एप्लीकेशन थी पेंडिंग इंपोर्ट की परमिशन की, वो जो मई से जमा हो रही थी वो उन्होंने अपने ऊपर से उतार के बैंक के ऊपर डाल दिया। अब बैंक जो है वो यकीनन कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अगर कमोडिटी शॉर्ट होगी, डॉलर तो है नहीं, लिमिटेड हैं, और उन्होंने कहा है कि बैंक स्टेट बैंक ने कि बैंक अपने सोर्सेज से उनको अरेंज कर लें। तो वो क्या कर रहे हैं कि 230 रुपये का जो डॉलर उन्होंने ख़रीद के होल्ड किया हुआ था, होल्डर्स बीच में आ गए हैं, जितना भी दस्तियाब है उसमें बीच में स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स आ गए हैं, और वो कल तक 270 का निकाला था, आज देखिए क्या रेट हमारे खुलते हैं। बदतरीन बात जो हुई है वो ये कि स्टेट बैंक ने एक लफ्ज़ ये लिख दिया अपने इस सर्कुलर में कि अब इम्पोर्ट्स जो हैं वो सेल्फ फंडेड होंगी, गोया लोग अपने नोट खुद ही छाप लें या अपने डॉलर खुद ही छाप लें, उसका बंदोबस्त कर लें, चाहे उसे आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अब ऐसी सूरत में क्या पूरी मॉनेटरी मार्केट है, क्या फॉरेक्स मार्केट है, सारी जो जिस बेरा रवि का शिकार हुए हैं, तो लगता है कि डॉलर तो शायद 300 रुपये भी नहीं रुकेगा, इसलिए कि स्पेकुलेटिव एलिमेंट तो हमें कहीं नहीं लेके जा रहा। और इसके नतीजे में जो स्पायरलिंग इफेक्ट से हाइपर इन्फ्लेशन होगा, जिस तरफ जा रहे हैं, स्टैगफ्लेशन होगा, तो ये तो बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। और फिर हम क्या करते हैं कि ये सारी पॉलिसीज़ को की डायरेक्शन लेते हैं किससे? IMF से, किससे लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से। इनको कहते हैं ना टेक्निकली कि ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स से दोनों सहेलियाँ मिलके हमें बज़ाहिर तो अपने अट्रैक्ट करती हैं कि हम आपके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेकिन वो पॉलिसीज़ तो बनाते हैं अमेरिका के इशारों के ऊपर, और हमें अगर IMF पैसे नहीं दे रहा होता तो हमें तो जाना पड़ता है अमेरिका के पास। तो हम ये तय कर लें, अगर हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहननी हैं तो ये तय कर लें कि हम ग़ुलाम हो गए हैं और आइंदा हम जो हमको अमेरिका कहेगा हम उसी पे अमल दरामद करेंगे। मैं इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम तय तो कर लें, क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो हैं वो SBP एक्ट जो 2022 में हुकूमत पाकिस्तान पास कर चुकी है, उसमें स्टेट बैंक अपनी सॉवरेनिटी लूज़ कर गया है IMF को। मैं आपसे बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। हालांकि कायदे-आज़म ने ये कहा था, स्टेट बैंक की जो वेबसाइट्स में तकरीर पड़ी हुई है कि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की स्टेट की इंडिपेंडेंस की अलामत होगा।
लेकिन हकीकतन स्टेट बैंक जो है वो IMF का एक ज़ेली इदारा बन गया है जिसमें गवर्नर उन्हीं को रिपोर्ट करता है। लेकिन बदतरीन बात यह है कि वो उसके मुताबिक कोई फ़ैसला भी नहीं कर रहा, तो फैसला ना करना इज़ द वर्स्ट डिसीजन। तो हमारी जो है इंडस्ट्री की ये अपील है कि हुकूमत जो है होश के नाखून ले, हुकूमत ये रियलाइज़ करे कि हम मुश्किल में हैं, हुकूमत जो है कोई ऐसे अमली इक़दाम उठाए जिसमें दस्तयाब वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करके प्रायोरिटी के मुताबिक उसको उसकी रैशनिंग और कोटा करके और इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी कोई सबील निकाले। और अब्दुल्ला भाई आप मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, पाकिस्तान टेंट कैनवस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का ही प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और पाकिस्तान का। रियाज भाई ने तमाम बातों का अहाता कर लिया है, कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। सर जितने दुर्गम हालात हमारी इकॉनमी के हो चुके हैं उसका तो रियाज भाई ने बिल्कुल हर तरफ से उसका अहाता कर लिया है। लेकिन सोने पे सुहागा कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि शायद अभी भी हम लोग पता नहीं हमारे पास डॉलर ज़्यादा है या हमारी मैशत की हालत बहुत बेहतर है, जिसके अंदर लग्जरी गाड़ियों का स्टेट ने जो इम्पोर्ट किया जो कि तमाम मीडिया जानता है। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से आगे फॉरवर्ड जाना है तो हमें दो तरह के जो माशी सलाह करनी पड़ेगी, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट टर्म देखिए, अगर आपने इस कौम को ये बताना है कि भाई ये वक्त आ चुका है कि अपने पेट पे पत्थर बांधें और राशनिंग करें जिस तरह रियाज भाई ने कहा, तो इसका आगाज़ इशराफिया को या हुकूमत को या स्टेट को अपने अजानिब से करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा और ये कौम अब इस बात की मुतमिल भी नहीं है और ना इस कौम में अब इतनी ताकत है कि वो हर चीज़ अपने ऊपर लागू कर ले या राशनिंग कर ले या खाना पीना छोड़ दे या पेट्रोल के बगैर गुजारा करना छोड़ दे। देखिए, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। इस वक्त हालात ये हैं कि ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं या कम हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग एक्सपोर्टर, हमारे पास ऑर्डर्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमें ये सख्त नहीं है कि हम उनको डिलीवर कर सकें, हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। जिसकी बुनियादी वजह एक जो रियाज भाई शायद नहीं बता सके कि हमारी यूटिलिटीज़ जो हैं, हमारी बिजली का देखिए कितना बड़ा ब्रेक डाउन था। हमारे यहाँ गैस अवेलेबल नहीं है। हमारी SSDC के MD से बात होती है, फेडरल एरिया की बिलखसूस बात करूँ, शायद साइट में भी यही हालात होंगे कि ज़ीरो गैस प्रेशर है। बिलीव यू मी के 15 से 20 दिन हो गए हैं, ज़ीरो गैस प्रेशर है। और MD SSDC से जब भी रब्ता होता है डेली वो ये कहते हैं कि दुआ करें, अल्लाह से दुआ मांगे कि कोयटा के अंदर दर्जा हरारत ऊपर चला जाए और वहाँ पे कोई गर्मी शुरू हो जाए तो हमारी यहाँ की गैस बेहतर हो जाएगी। ये देखें, अब हालात ये हैं कि गैस का किसी इंपोर्ट कमोडिटी से ताल्लुक नहीं है। ये तो हमारी गैस अपनी थी, ठीक है ना, हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर सके। हमारे वेल्स डिप्लीट कर गए और आज हालत ये है कि हम अपनी चीज़ को ही रो रहे हैं। देखिए, इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ रही और उससे अपने बॉयलर्स नहीं चला सकते। बहुत हालात ख़राब हैं। आपकी साहब से दरखास्त है कि गवर्नमेंट पे ये प्रेशर भी दीजिए कि सिंध गवर्नमेंट के यहाँ रिश्वत का रेट बढ़ चुका है। हमारे यहाँ जितने लेबर के इदारे, एनवायरनमेंट के इदारे और ऐसे कई इदारे हैं, वो आगे कहते हैं कि जी अब महंगाई ज़्यादा हो चुकी है इसलिए हमारी रिश्वतें भी डबल कर दी जाए। FBR के ऐसे नोटिस आ रहे हैं कि जो पहले पिछले अदवार में बंद कर दिए गए थे, वो सिर्फ नोटिस निकाल लेते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। वो कहते हैं सर नोटिस आया, 15-20 हज़ार तो हमारा हक बनता है। अब हालात ये देखें कि हम अब मजीद इन हुकूमती इदारों को, इन स्टेट्स को जो कि हम पर पल रही हैं, मजीद हम पर बोझ डाल रही हैं, ये हम हमको नहीं पाल सकते। ये हमें बहुत क्लैरिटी से ये अब बात करनी पड़ेगी। अगर हमारे हालात ये हैं तो हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत लम्हा फिक्री है। इन बातों के साथ बाबू भाई, अब मैं निखत अवाम साहब से दरखास्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। काफ़ी सारे पॉइंट जो कवर होंगे। एक चीज़ जो रह गई है, फूड इंग्रेडिएंट्स जो इंपोर्ट होके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो रॉ मटेरियल्स आए हुए हैं 4-5 महीने से, तो वो ऑलरेडी यार्ड्स में पड़े हुए हैं। अभी क्लियरेंस का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आता। 1 साल की उनकी एक्सपायरी होती है। अब ये बताएं, करोड़ों डॉलर्स के वो इम्पोर्ट आइटम्स पड़े हुए हैं, कोई आदमी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं है। और मज़ीद 2-3 महीने बाद जो एक्सपायरी के नज़दीक पहुंच जाएंगे
और अगर वो क्लियर भी हुए तो किस काम आएंगे। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो बिल्कुल भी कोई हुकूमत की तरफ से माशी तौर पे ना कोई प्लान सामने आ रहा है, ना चीज़ें क्लियर हो रही हैं। स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। कमर्शियल बैंक आपको रोज़ाना बेवकूफ़ बनाते हैं कि कल ट्रेजरी वालों से पूछेंगे, परसों पूछेंगे, अगर एक्सपोर्ट के डॉलर आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे। 100% एलसीज जो ओपन है 100% मार्जिन के साथ, उसके डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए जा रहे, जिसके 4-5 महीने पहले पेमेंटें गई थी 100% की। कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो माल है वो तो चले रुका हुआ है, लेकिन 100% पे वो भी नहीं दी जा रही। तो मतलब हाँ, हालात बहुत ख़राब है। अब मुल्क में फूड क्राइसिस बहुत तेज़ी से नज़र आ रहा है। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होती हैं, हुकूमत को चाहिए था 1 साल पहले से प्लानिंग करती। जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, आंखें बंद करने से, खामोश रहने से टाइम नहीं गुजरता। अब भी हुकूमत की खामोशी समझ नहीं आती। तो कुछ अर्से बाद जो लेबर बेरोज़गार हो जाएगी, अच्छा नवंबर, दिसंबर, जनवरी कंटिन्यू गैस कुरंगी में सारी इंडस्ट्री की गैस बंद है कि फेब 28 के बाद या मार्च में ओपन करेंगे। एनर्जी क्राइसिस इस कदर ज़्यादा है, एलपीजी की प्राइसेस 300 रुपये पर केजी हैं। तो इंडस्ट्री तो बहुत अनकरीब जो हमारे पास रॉ मटेरियल और चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बाद हम लोग तो बंद हो जाएंगे। तो मतलब हुकूमत होश के नाखून ले, और ये सारी लेबर जब सड़कों पे आएगी तो उनको ये भी सोचना चाहिए किस तरफ जाएगी। उन्हें ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश, कोई रिस्पॉन्स, किसी किस्म का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। तो इंतहाई अफसोस की बात है। इतने हमारे पास डेली बेसिस पे मेरे पास इतनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स आके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पड़े हुए हैं, जो बैंक, कमर्शियल बैंक कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने पर तैयार नहीं है, जबकि पार्टीज एफिडेविट देने पर तैयार हैं। जिस वक्त भी पेमेंट 180 डेज़ के बाद होगी, जो रेट होगा हम आपको उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। तो हमें प्लीज़ जो है ना, हमें ही बताएं। और बहुत ज़्यादा ये कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनकी एक साल की लाइफ होती है। 6 महीने तो आपका पोर्ट पे गुजर गया। फिर जो कंटेनर आ रहे हैं, हुकूमत कहती है जी हम जो है वेयर हाउसेस के चार्जेस ख़त्म कर देंगे, तो शिपिंग कंपनियों को जो कंटेनर है उनके जो अरबों डॉलर जाएंगे उसका क्या होगा? वो भी हुकूमत पे करेगी या इंडस्ट्री से कहेगी कि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अरबों डॉलर बाहर की कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को चला जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा उनको। यहाँ पे इंडस्ट्री का पहिया जाम करके रख दिया है। तो प्लीज़ ज़रा होश के नाखून लें। शुक्रिया। आज इस फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं सारे इंडस्ट्री वाले और हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। रियाज भाई ने, अब्दुल्ला भाई ने, निगर जमान ने बहुत अच्छा अहाता किया इन सब चीज़ों का। और ये सिचुएशन जो जा रही है ये वर्स्ट टू वर्स्ट डेली बेसिस पे जा रही है। अब मामला ये हो गया है कि हम सारी एक रिक्वायरमेंट हो रही है कि डॉलर आएगा तो स्टेबलाइज होंगे। सिर्फ यही एक कहानी रह गई है। हर कोई शख्स IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहा है। यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, अब इस वक्त हालत जंग की कैफियत है और इसमें वो लोग हक अदा करें जिनको करना चाहिए। इंडस्ट्री चलेगी उसका पहिया, वो जब पहिया चलता है तो टैक्स भी देता है, हर मद में टैक्स देता है, इंपोर्ट पर टैक्स देता है और एक्सपोर्ट में भी कम रेट पर सप्लाई करके वो अपनी ज़र मुबादला को लाता है, वो भी उसका डिवोशन है। अब आ जाए दूसरी बात कि पाकिस्तान को इस वक्त किस टैक्स की, किस रिकवरी की ज़रूरत है, और वो है ज़राअत की वो ज़मीनें जो लोग काबिज होकर बैठे हुए हों और वो ज़राअत पे काम नहीं कर रहे, उन ज़मीनों पे उन पे टैक्स लगना चाहिए। वो टैक्स की रिकवरी इस हालत जंग में करें तो बहुत पैसा जो इन लोगों के पास जमा हुआ है, जो ज़मीनों की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए हैं, उनके कई गुना रेट बढ़ गए और आज भी बढ़ रहे हैं, कल भी बढ़ेंगे। लेकिन हमारी इंडस्ट्रियां बर्बादी की तरफ है। ये पहिया एक दफ़ा अगर बंद हो रहा है तो दोबारा इसको चलाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा टॉर्क देना पड़ेगा, जिसका बहुत मुश्किल हल नज़र आ रहा है आइंदा फ्यूचर में। तो बराए मेहरबानी हाफिज साहब, आप अपने तमाम इस फ्लोर से ज़राअत की वो मैं उन ज़राअत की उस ज़मीनों की बात कर रहा हूँ जो नॉन एग्रीगेट कर रहे हैं, या वो ये जो ज़मीनों पे काश्त नहीं की जा रही, उन पर टैक्स वॉलेट करवाएं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके ख़जाने में आ जाएगा इनके टैक्स में। शुक्रिया। दादा भाई आपने कुछ कहा?
मेरा नाम सैयद रज़ा हुसैन है। मैं फेडरल बी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान गन्ना मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, इस वक्त हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन इशू की है जिस पे एसेंशियल आइटम्स की प्रायोरिटी दी है। उसमें फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, टेक्सटाइल गुड्स भी हैं और इस तरह की कुछ आइटम्स रोज़मर्रा के जो। पहली बात तो ये कि उन्होंने एक बिल्कुल जनरलाइज किया था और कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं थी। एसेंशियल आइटम कहा था, लेकिन वो एसेंशियल आइटम पे मेंशन्ड होने चाहिए थे ना। और एसेंशियल आइटम क्या होते हैं, मतलब एक छोटी सी मिसाल है ना कि जब आप किसी दवा को किसी जगह पे भेजते हैं तो उसके साथ कोई कागज़ भी भेजते हैं ना, उसके साथ उसका गत्ता भी होता है ना जिसमें पैक करके वो जाती है। ठीक है, उस गत्ते की क्वालिटी को कम कर दें, लेकिन गत्ता तो चाहिए ना हमें। तो कोई खाने की चीज़ अगर आप छुड़ाएंगे तो उसको किसी थैली में डालेंगे ना, उसको किसी चीज़ में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पूरी इकोनॉमी जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मशीनों के पार्ट आप देखें ना, मशीनों के पार्ट, एक एक मशीन का पुर्जा ख़राब है, आप नहीं मंगवा सकते। आप एलसी खोल रहे हैं, आपकी चीज़ नहीं आ रही, मशीन बंद पड़ी हुई, आपका पूरा चक्कर जो है वो पहिया घूम ही नहीं रहा, आप काम ही नहीं कर सकते। तो ये काम कोई सीरियस बात करो ना। ये थोड़ी होता है कि आपने जिस तरह हम बात कर रहे हैं, एक आदमी आया स्टेट बैंक का गवर्नर भी वही बात करना शुरू कर दे और दूसरा आदमी आए, वजीर साहब आए, वो भी ऐलान करके चले जाएं। अब एक मतलब अगर हमारे मिनिस्ट्री पकड़ ही ली है इन्होंने यहाँ से कराची से अपने हमारे मैंडेट के साथ जो कुछ भी किया है, तो भाई उसमें कोई काम करके दिखा दो, कोई कराची की इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई भला कर दो, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि साहब हम डेमरेज नहीं देंगे और अब आप कोई सामने आने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो जहाँ तक एहतजाज की बात है, तो हमने तो पूरे मुल्क की सतह पर ही एहतजाज शुरू हो चुका है जमात इस्लामी का, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एहतजाज हमारा हक़ है और वो हम करेंगे और करना चाहिए, अब हमको निकलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को भी तो कुछ करना चाहिए, उसको भी तो बैठ कर बात करनी चाहिए। वो अपनी तरफ से कोई अच्छा जेस्चर दें। ये दुश्मनियाँ पालना और इस वक्त भी इस तरह की ब्लेम गेम में जाना, तमाम स्टेक होल्डर मुल्क के जो हैं उनको बैठना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें आर्मी को भी चाहिए कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है कि दिफाई बजट हमारा बहुत है, जो चीज़ें उनके अंदर भी हमारी इसेंशियल हैं उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है पूरी कौम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, जो हमारे जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे दिफा से है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ख़ुद फ़ौज को भी आगे बढ़कर इसमें देखना चाहिए कि वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी नहीं हैं उसमें अगर उनके अफसरान को कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी दें। और वो भी जब उनकी तरफ से बात होगी, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से होगी, DMG ग्रुप के लोग आएँ और बैठें, सब सिविल सर्वेंट बैठें, सर जोड़ें और कहें कि ये चीज़ें हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से पॉलिटिशियन आकर बैठें, कहें कि हम ये चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक तहरीक चलाएं। डॉलर क्या मौजूद नहीं है क्या मुल्क में आपके ख्याल में? टैंकों से डॉलर बरामद होते हैं ना। तो एक तहरीक चलाएं कि ये जो नैब और ये जो हमारी FBR और ये सब ये रिश्वतें लेने के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तो ये सारे बहुत फ़ाल होते हैं, लेकिन ये इदारे मुल्क के डॉलर बहाल करने के लिए क्यों फ़ाल नहीं होते? ज़रा सा सबको पता है, सबका ऐसा भी नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, इसमें सबको एक दूसरे का मालूम है। ये डॉलर निकालें ना ज़रा बाहर, जो लोगों ने अपने पास छुपा छुपा के रखे हुए हैं, टैंकों के अंदर भरे हुए हैं अपने, सब जानते हैं, ये सब इदारे जानते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो हसास इदारे हैं वो नहीं जानते कि किसके पास क्या कुछ है? तो अगर ये ज़रा सा इस पर एक्शन करना शुरू करें, आप देखें पूरी कौम के अंदर एक बेदारी पैदा हो जाएगी। तो ये एक जब बहरानी कैफियत होती है तो उसमें सबसे पहले तबका बाला को आगे आना पड़ता है। अवाम से सब कुर्बानी मांगते हैं, उसको निचोड़ो, मार दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो तो ऐसा नहीं चलेगा। देखें, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इन सब चीज़ों के बावजूद ज़रा सी अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि दोबारा अगर लोगों के साथ सर जोड़कर बैठें तो हम रास्ते निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसका भी हमारे हुक्मरान फ़ायदा नहीं पहुँचाते। ये दोस्ती भी ग़ुलामी में करते हैं, दुश्मनी तो चले छोड़ दें आप, दोस्ती भी ग़ुलामों की तरह करते हैं। ओ भाई, आपका एक वक़ार है, आपकी एक इज़्ज़त है, हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज है और ये फ़ौज हमारी बहुत बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर अपना रोल प्ले करती है। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ज़खायर हैं, हम लॉन्ग टर्म में बहुत सारे मुल्कों को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। ये राइट टाइम होता है कि जिसमें आप थोड़ी सी करेज का मुजाहरा करें और करेज का मुजाहरा करके दुनिया में जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं उनके पास इंडिपेंडेंटली जाएं। भाई ये तो आपको मार ही रहे हैं ना। IMF कौन सा आपको छोड़ रहा है इस वक्त, अमेरिका कौन सा आपको छोड़ रहा है? तो आप चाइना से क्यों बिगाड़ें, आप रशिया से क्यों बिगाड़ें? आप क्यों नहीं बात कर सकते सबसे? आप ईरान से क्यों नहीं बात करते? ईरान ने अभी अफ़गानिस्तान को पेट्रोल दिया है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। तो जब वो अफ़गानिस्तान और ईरान का आपको मालूम है इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है और ईरान, उनका कितना बड़ा इख्तिलाफ था,
लेकिन उन्होंने अपने मुल्कों के अवाम के लिए इस इख्तिलाफ को दूर किया है ना। ये होती हैं गवर्नमेंट्स जो अपने अवाम के लिए सोचते हैं, और एक हम है कि हम अगर इधर जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा और उधर जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। भाई आपकी पोजीशन है, कोई दिवालिया नहीं हो सकते। आपको ये इस पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि थ्रेट देते हैं, और फिर आपसे आपकी सोवरेनिटी लेकर, खुद मुख्तारी लेकर आपको खैरात में जो है ना चीज़ें दे देते हैं, और फिर आप अपनी सांसें बहाल कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप वक़ार के साथ और इज़्ज़त के साथ सबसे बेक वक्त बात करें, आप देखें आपके लिए रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। सर आप देखें, अब बात आपकी सही है, ये बयानात से नहीं इक़दामात से मसला होगा। ये बातें बहुत हो गई हैं। काम करो, ये कंटेनर छुड़वाएं, आप कोई रास्ता बनाएं, ठीक है। ये लोग भी, ये सब, ये जो इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा होता है ना सर, ये ग्रास रूट से लेकर मुलाजिम के मसले से लेकर स्टेट के मसले तक को जानता है। इसको मालूम होता है कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। इनसे बात करें, अगर क्राइसिस है, हम नहीं कह रहे कि 100% चीज़ें सही हैं, सिर्फ वो गलत कर रहे हैं हुकूमत, लेकिन अगर आप फंस गए हैं और आप ही की वजह से फंस गए हैं तो चलें, फंसे तो हुए ना, आए बैठ कर बात करें, रास्ता निकालें, निकलेगा इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं होता दुनिया में कहीं के सारे रास्ते बंद हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।